Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology in Electrical Engineering Department. आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पार्ट 10 में इलेक्ट्रिकल मटेरियल बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, स्किन इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 10 में। इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 10 में पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन इफेक्ट। द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्किन इफेक्ट होता क्या है? द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओवर द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर कैरिंग AC इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर की सरफेस पर या कंडक्टर की स्किन पर कैरिंग AC, जो AC करंट कैरी कर रहा है, तो उस टाइम पे जो करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर या कंडक्टर की स्किन पर जो AC कैरी कर रहा है वो क्या कहलाता है? स्किन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर की सरफेस पर या कंडक्टर की स्किन पर जो AC कैरी कर रहा है, AC करंट कैरी कर रहा है, वो क्या कहलाता है? स्किन इफेक्ट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द कंसनट्रेशन ऑफ चार्ज इज मोर नियर द सरफेस, यानी कि जो चार्ज की जो कंसनट्रेशन है वो सरफेस के पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कोर ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर की कोर की तुलना में जो कंसनट्रेशन, चार्ज कैरियर्स की जो कंसनट्रेशन है, चार्ज की जो कंसनट्रेशन है वो सरफेस के पास ज़्यादा होती है कंपेयर टू कोर ऑफ कंडक्टर। द ओहेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू द कंसनट्रेशन ऑफ करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर कंडक्टर की सरफेस पर करंट की कंसंट्रेशन के कारण जो ओहमिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। एट लो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी पर, सच एज 50 हर्ट्ज, जैसे कि 50 हर्ट्ज पर, देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज इन करंट डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो करंट डेंसिटी है, स्मॉल इंक्रीज इन करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर की सरफेस के पास में ये जो करंट डेंसिटी है 50 हर्ट्ज पर वो स्मॉल इंक्रीज होती है। बट एट हाई फ्रीक्वेंसीज, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज पर, सच एज रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, पार्शियली द होल ऑफ करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि पूरा जो करंट है वो कंडक्टर की सरफेस से होकर फ्लो होता है। इफ DC करंट, यदि DC करंट की बात करेंगे तो DC में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 0। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 इज पास्ड इन ए कंडक्टर। यदि हम DC करंट कंडक्टर में पास कर रहे हैं तो द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन AC में क्या होता है? जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जब हम DC करंट कंडक्टर से होकर पास करेंगे तो करंट है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होकर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पर क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का DC के केस में। जैसा कि ये एक स्किन इफेक्ट के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे देखो, जैसा कि दिखाया गया है डायग्राम में, यहाँ पे ये वाला क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑफ कंडक्टर। कोर ऑफ वायर कैराइज लिटिल करंट, यानी कि ये क्या है? कोर है वायर की जो क्या कर रहा है? कम करंट कैरी कर रहा है। यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट है, जो स्किन इफेक्ट है वो AC में होता है। तो AC में क्या होता है? जो स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है? करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर या और स्किन ऑफ द कंडक्टर। तो करंट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब करंट का जो प्रवाहित होगा, करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा? कंडक्टर की सरफेस से होकर फ्लो होगा, ना कि पूरे कंडक्टर पे होकर फ्लो होगा। केवल ओनली सरफेस, कंडक्टर की सरफेस से होकर या कंडक्टर की स्किन से होकर करंट का फ्लो होता है। दिस इज शो द डायग्राम स्किन इफेक्ट। वाई स्किन इफेक्ट अकर्स, एक स्किन इफेक्ट क्यों होता है? Let us consider the conductor is made up of number of concentric cylinders। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है वो बहुत से नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर से मिलकर बना है। वैन AC इज पास्ड इन ए कंडक्टर, जैसे ही हम कंडक्टर में AC पास करते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेज इन इट, तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट नियर द सेंटर इज ग्रेटर देन दैट लिंकिंग अनदर सिलेंड्रिकल एलिमेंट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है
वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट नियर द सेंटर, यानी सेंटर के पास में जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू दूसरे सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो सरफेस से होकर कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, उसकी तुलना में जो सेंटर पर जो करंट का सेंटर पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है सिलेंड्रिकल कंडक्टर में वो ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, यह इस फैक्ट के कारण होता है दैट द सेंटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट इज सराउंडेड बाय बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्लक्स ओनली। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेंटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लक्स दोनों के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है। द सेल्फ इंडक्टेंस इन द इनर सिलेंड्रिकल एलिमेंट, द सेल्फ इंडक्टेंस इन द इनर सिलेंड्रिकल एलिमेंट इज मोर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है इनर सिलेंड्रिकल एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है, देयरफॉर विल ऑफर ए ग्रेटर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसलिए ये क्या करता है, ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा देन द आउटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट। आउटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट की तुलना में ये जो इनर सिलेंड्रिकल एलिमेंट है वो ज़्यादा या ग्रेटर इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा। द डिफरेंस इन द इंडक्टिव रिएक्टेंसेज, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंसेज में डिफरेंस आ रहा है यानी इनर सिलेंड्रिकल एलिमेंट के लिए और आउटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट के लिए, गिव्स द ए टेंडेंसी टू द करंट टू द कंसंट्रेट टुवर्ड्स द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या करता है, करंट को कंसंट्रेट कराता है टुवर्ड्स द सरफेस की तरफ या कंडक्टर की स्किन की तरफ ये करंट को कंसंट्रेट कराता है। द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसलिए कंडक्टर की सरफेस पर जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड मिनिमम एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। द इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू ए रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड देयरफॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। द इफेक्ट इज, इस प्रभाव के कारण टू ए रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में कम होने लगता है। देयरफॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, इसलिए जो कंडक्टर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो स्किन इफेक्ट्स को प्रभावित करते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी, फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट में पहला जो फैक्टर है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्किन इफेक्ट भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। डायामीटर, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ द कंडक्टर, यदि कंडक्टर का डायामीटर हम बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरा है द शेप ऑफ कंडक्टर, द स्किन इफेक्ट इज मोर इन सॉलिड कंडक्टर, स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड कंडक्टर के लिए ज़्यादा होती है, एंड लेस इन स्टैंडर्ड कंडक्टर, और स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए इसकी स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, कम। स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें तो कौन सा कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर के लिए जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि सॉलिड कंडक्टर के लिए स्किन इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर जैसे कि ACSR कंडक्टर के लिए जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कंडक्टर इज मोर, क्योंकि जो सरफेस एरिया है सॉलिड कंडक्टर का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जबकि जो सॉलिड कंडक्टर का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए स्किन इफेक्ट सॉलिड कंडक्टर में ज़्यादा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। चौथा है टाइप ऑफ मटेरियल, स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, यदि मटेरियल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो स्किन इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि मटेरियल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो स्किन इफेक्ट भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। स्किन इफेक्ट मटेरियल की परमिएबिलिटी के साथ इंक्रीज होता है। परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी टू सपोर्ट द, परमिएबिलिटी एक एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन का मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। यानी कि जो परमिएबिलिटी एक ऐसा गुण है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बनने को सपोर्ट करता है। अगला है हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइन्स में कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्किन इफेक्ट को प्रभावित करते हैं।
द स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। स्किन इफेक्ट एसी सिस्टम में कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है शेप ऑफ कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा है टाइप ऑफ मटेरियल, हम कंडक्टर बनाने के लिए कौन से मटेरियल प्रीफर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा है डायामीटर ऑफ द कंडक्टर के डायामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे मेरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है उस पर। पहला है जो स्किन इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन, एसी सिस्टम में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कंडक्टर की शेप पर, कंडक्टर सिलेंड्रिकल नुमा है, स्फीयर नुमा है या किस टाइप का जो कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मटेरियल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा कंडक्टर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है और चौथा जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी इंजीनियरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स हम काम में लेते हैं। तो पहला, मटेरियल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यानी मटेरियल्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम पे मटेरियल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। राइट चॉइस ऑफ मटेरियल्स एड्स टू द इकोनॉमी। यदि सही तरीके का मटेरियल हमने चॉइस कर लिया, पसंद कर लिया तो इकोनॉमी होती है, सुविधाजनक होता है। वर्किंग एंड लाइफ ऑफ द डिवाइसेज, यानी कि वर्किंग अच्छी होती है इसकी और डिवाइसेज की जो लाइफ टाइम साइकिल है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मटेरियल्स कंप्राइज ए वाइड रेंज ऑफ मेटल्स। मटेरियल्स में ज़्यादा नंबर की मेटल्स पाई जाती हैं एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु दोनों पाई जाती हैं। मटेरियल्स में मेटल्स भी पाई जाती है और नॉन मेटल्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। विच आर प्रोसेस्ड टू फॉर्म एंड प्रोडक्ट, जो एंड यूजर प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं। विच आर प्रोसेस्ड टू फॉर्म एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसे हम उपयोग में लेते हैं। द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स रिड्यूस द कॉस्ट। यदि हमें जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज्ञान है तो वो क्या करता है, कीमत को कम कर देता है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेसेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएँ आ रही हैं वो कम हो जाती है। यदि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो उससे कॉस्ट तो कम होती है, साथ में क्या होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो प्रक्रिया के दौरान जो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, जटिलताएँ आती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। यानी कॉमनली जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मेटल्स, दूसरा है सिरेमिक्स, तीसरे हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, चौथा है कंपोजिट्स। पहला है मेटल्स, दूसरा है सिरेमिक्स, तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, चौथा है कंपोजिट्स। टेबल गिव्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेज विद देयर प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल। जो नीचे टेबल शो की गई है वो ये दिखाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेज, इनकी प्रत्येक क्लास को अंडरस्टैंड करती है, बताती है। विद देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज के साथ, एंड एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के साथ। पहला टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप हमने 3 तरीके का जो टाइप, प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स। टाइप क्या है, पहला है हमारा टाइप मेटल्स एंड अलॉयज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटल्स और अलॉयज की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनमें। लश्चर, ये लश्चर लचीली होती हैं। हार्डनेस, मेलेबिलिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, ETC। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लश्चर इसका गुण है, हार्डनेस कठोर होती है, मेलेबिलिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, ETC ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। किसकी, मेटल्स और अलॉय की। एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ब्रास, स्टील, सुपर अलॉय, ETC ये क्या है, मेटल्स और अलॉय के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ब्रास, स्टील और सुपर अलॉय। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है, टाइप है सिरेमिक के बारे में हम बात करते हैं। तो सिरेमिक में हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिरेमिक में हमारे क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इनमें पाया जाता है,
कोरोजन रेजिस्टेंस इनका गुण होता है। एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को सहन करने का इनका गुण होता है। ब्रिटिल, कठोर होती हैं। ऑप्यूक्वेंसेज टू द लाइट, और इसका जो एग्जाम्पल है सिरेमिक्स का वो क्या है, ग्लास, फायर्ड क्ले, सिलिकेट्स, बोराइड्स, ईटीसी। ग्लास, फायर्ड क्ले, सिलिकेट्स, बोराइड्स, ईटीसी, ये क्या है, सिरेमिक्स के एग्जाम्पल हैं। इनके जो गुण होते हैं वो होते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कोरोजन रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ब्रिटिल, ऑपेक्वेंसेज टू लाइट। अब है अगला है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के यौगिक। जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या कार्बन कंपाउंड्स हैं इनके गुण क्या होते हैं, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट होते हैं ये, लाइट इन वेट, वजन में हल्के होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के कम पुअर कंडक्टर होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर हैं, डक्टाइल, कंबेस्टिबल। एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के या कार्बन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या हैं, प्लास्टिक्स है, पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन है, नायलॉन, ईटीसी, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के जो हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सॉफ्टनेस है, लाइट इन वेट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल एंड कंबस्टिबल। एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन और नायलॉन, पॉलीएथिलीन और नायलॉन। कंपोजिट्स, अगला है हमारा कंपोजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मटेरियल। इन सब मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कंपोजिट्स कहलाता है। डिपेंड, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिपेंड ऑन डिजाइन ऑफ कंपोजिट, ये कंपोजिट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, वुड, लकड़ी, नेचुरली अकरिंग कंपोजिट, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें जो कंपोजिट प्राप्त होते हैं वो, जैसे कि वुड, एग्जाम्पल है वुड, और नेचुरली अकरिंग कंपोजिट, और जो नेचुरली हमें कंपोजिट मिलते हैं वो। अलॉयज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉयज क्या हैं, दो या दो से अधिक मेटल्स का कॉम्बिनेशन है इन डिफाइंड प्रपोर्शंस, यानी कि सही अनुपात में ये दो या दो से अधिक मेटल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या, अलॉय। अलॉय सही अनुपात में दो या दो से अधिक मेटल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सिबिट वन और मोर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं वो एक या एक से अधिक दी हुई प्रॉपर्टी एक्सिबिट करते हैं, दिखाते हैं। पहला है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सही तरीके से फ्लो होना। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। चेंज एनर्जी फॉर्म को चेंज करना, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी फॉर्म में चेंज करना। चेंज नेचर और लेवल ऑफ सिग्नल्स, यानी नेचर और सिग्नल्स का जो लेवल है उसको चेंज करना। बेस्ड ऑन द फंक्शंस द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज, फंक्शंस के आधार पर मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज, फंक्शंस के आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है। कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर्स, यानी फंक्शंस के आधार पर जो मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है, कंडक्टर में, इंसुलेटर में, डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। किसके आधार पर, फंक्शंस के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स की। दीज आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। दे हैव लो रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनमें रेजिस्टेंस कम पाया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील, ईटीसी। कंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। ये इनका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इनमें वो कम पाई जाती है। एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील, ईटीसी। दूसरा है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। दीज आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स हैं विच हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है या विरोध करती है, जिसमें करंट का फ्लो होने का क्या करती है, विरोध करती है। एग्जाम्पल है ग्लास, वुड, रबर, ईटीसी। इसके एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल्स के, जैसे कि ग्लास, वुड, लकड़ी, रबर, ईटीसी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तीसरा है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स
स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मटेरियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इज इन द कैपेसिटर, जो ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक्स का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो किस में होता है? कैपेसिटर्स में। एग्जाम्पल्स हैं एयर, माइका, सिरेमिक्स, ईटीसी। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। और जो कॉमनली जो यूज एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक का, वो क्या है? कैपेसिटर्स में उपयोग आता है। एग्जाम्पल क्या है? एयर, माइका और सिरेमिक्स। अब आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स प्रोवाइड्स ए पाथ टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मटेरियल क्या करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रदान करते हैं। सच मटेरियल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, फेराइट एंटीना एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस। ऐसे मटेरियल्स कहाँ पे ये मटेरियल कहाँ पे उपयोग में आते हैं? इंडक्टर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, फेराइट एंटीना में और मैनी मोर एप्लीकेशन, और बहुत एप्लीकेशंस में, बहुत उपयोग में इसे उपयोग में लेते हैं। ये मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रदान करते हैं। ये मटेरियल जो उपयोग में आते हैं इंडक्टर में, ट्रांसफॉर्मर में, फेराइट एंटीना में और अदर एप्लीकेशंस में। एग्जाम्पल आयरन, हाई कार्बन स्टील, ईटीसी। ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है। अब है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो दीज मटेरियल्स हैव रेसिस्टिविटी लोअर देन कंडक्टिंग मटेरियल्स। इन मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? कम होती है देन कंडक्टिंग मटेरियल्स। इन मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टिंग मटेरियल्स की तुलना में क्या होती है? कम होती है। एंड ग्रेटर देन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल से तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। दे फॉर्म द बेसिक मटेरियल फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के लिए बेसिक मटेरियल बनाने के लिए उपयोग आते हैं। दे फॉर्म, ये बनाते हैं द बेसिक मटेरियल फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के लिए बेसिक मटेरियल बनाने के काम में आते हैं। लाइक डायोड्स, डायोड बनाने के लिए काम में लेते हैं बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ईटीसी एंड आईसीज। आईसीज इज द इंटीग्रेटेड चिप्स। एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ईटीसी। ये हमारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये किस काम में आते हैं? ये बेसिक मटेरियल सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के लिए बेसिक मटेरियल्स बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि डायोड के लिए, डायोड बनाने के लिए काम में लेते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ईटीसी और आईसी। आईसी इज द इंटीग्रेटेड चिप्स। एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ईटीसी। तो आज के हमने लेक्चर में पढ़ा था स्किन इफेक्ट के बार। स्किन इफेक्ट किस में होता है? एसी में पाया जाता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है? जो स्किन इफेक्ट एसी में होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट ओवर द सरफेस और स्किन ऑफ द कंडक्टर कैराइंग एसी इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कंडक्टर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, कंडक्टर की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? स्किन इफेक्ट जो डिपेंड करता है वो एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो भी स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है। यदि स्किन इफेक्ट सॉलिड कंडक्टर के लिए जो शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की शेप कैसी है, यानी कि सॉलिड कंडक्टर के लिए जो स्किन इफेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर जैसे कि ACSR कंडक्टर के लिए स्किन इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टर का सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन इफेक्ट सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और चौथा है मटेरियल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल का टाइप, स्किन इफेक्ट जो है मटेरियल की परमिबिलिटी के साथ इंक्रीज होता है। यदि मटेरियल की परमिबिलिटी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और परमिबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में जो स्किन इफेक्ट है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? शेप ऑफ द कंडक्टर, टाइप ऑफ मटेरियल, डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आज हमने पढ़ा स्किन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, दूसरा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया, और जो हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।